अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। खारजा महाज के ऊपर ख़ासकर एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो इस वक्त हलचल चल रही है और चीन जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहा है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन और भारत, इसके बड़ी गहरी निगाह से देखा जा रहा है। इसी के ऊपर हम तज्जिया तबसरा करते हैं। आपको पता है चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर थे और अहम बात यह कि इससे पहले वो अफ़गानिस्तान और फिर भारत का दौरा भी करके आए और पाकिस्तान के साथ चीन के ताल्लुकात, शराकतदारी, ताउन, बल्कि मुशावरत और भाईचारा जो है वो सबको पता ही है। लेकिन ख़ास बात यह है सारे के सारे मामले के अंदर कि भारत में जाकर जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी बातचीत, उनकी इंगेजमेंट, उनका भारत से करीबी ताल्लुकात, और फिर इससे कुछ ही अरसा पहले जो चाइनीज़ एम्बेसडर जो चाइना हैं टू इंडिया हैं, उन्होंने भारत में जाकर जो बात की एक थिंक टैंक से, उसको ऊपर बड़ी गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी के मामले के ऊपर सभी अफेक्टेड हैं, सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान भी मुतासिर है दहशतगर्दी से, और उन्होंने कहा कि इसका हल ये है कि हम सबको मिलकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। फिर बेल्ट एंड रोड से मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक को दावत देते हैं कि इसमें शिरकत करें। अब जो ख़ित्ते के ममालिक के अंदर इख्तलाफात हैं, जिसकी वजूहात में से एक दहशतगर्दी बड़ी वजह करार दी जाती है, एक सावर पॉइंट दहशतगर्दी को करार दिया जाता है। इस तरह से चीन का सिफारतकारी में मुतहरिक होना ख़ित्ते के अंदर, बल्कि आगे बढ़कर बात करना, फिर इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर खुलकर ज़िक्र करना, खुलकर कोलैबोरेशन की बात करना, ये क्या कोई नई राहें खोल सकता है? इसके ऊपर ज़रा डिलिब्रेशन करते हैं। क्या ख़ित्ते के ममालिक के दरमियान ख़ासकर जो पाक भारत इख्तलाफात हैं, इनके अंदर कोई किरदार अदा कर सकता है चीन इन इख्तलाफात को ख़त्म या कम करवाने के लिए? इस डिबेट का आगाज़ करते हैं जी, जिसके लिए हमें ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में, एजाज़ सैयद साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और इशात भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे शुरू करते हैं। क्या समझती हैं, चीन इस वक्त सिफारती महाज पर गर्म तो बहुत है, लेकिन क्या जो मुख्तलिफ ख़ित्ते में ममालिक के दरमियान में आपस में इख्तलाफात हैं उसको भी ब्रिज कर पाएगा? अलीना, अगर भारत और पाकिस्तान का जो देखें, इसमें मीडिएशन का मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि चीन का कोई ख़ास इतना किरदार नहीं हो सकता इस वक्त, इसलिए क्योंकि चीन का कोई ख़ास लेवरेज नहीं है भारत के ऊपर कि वो भारत से अपनी बात मनवा सके, जिस किस्म का लेवरेज चाइना का पाकिस्तान पे है। बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त चाइना और इंडिया के दरमियान काफ़ी बातचीत हो रही है, ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, वीज़ा पॉलिसी पे बात हो रही है, फ़्लाइट ऑपरेशंस खोल दिए गए हैं, तिब्बत में भारत के जो शहरी हैं उनको इजाज़त दी जा रही है, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने अब तो खुद ऐलान कर दिया है कि वो SCO समिट में जाएंगे। एक और चीज़ इसमें भी बात हो रही है भारत में इस वक्त कि भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी कमी आई है, तो वहाँ पे एक ये भी राय आ रही है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उन पे जो रिस्ट्रिक्शन है भारत में इन्वेस्ट करने की, उसको ख़त्म किया जाए ताकि चाइना की तरफ से वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट आए। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे भी बात हो रही है। लेकिन मैं इतनी कन्विंस नहीं हूँ अलीना कि भारत और चाइना के दरमियान जो हैं वो ताल्लुकात बहुत बेहतर हो सकते हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग मसले मसाइल हैं दोनों ममालिक के बीच में जो रातों रात तो ठीक नहीं हो सकते। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि डायरेक्ट कंपेटिटर्स है रीजनल हेजेमनी के लिए, इस खित्ते में डोमिनेंस के लिए। उसके बाद इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है, 2020 में हमने देखा, तिब्बत का मसला है, अभी भारत बहुत शोर मचा रहा है, चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाने जा रहा है तिब्बत में दरिया पे। तो ये जो सारे मसले हैं इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन से ज़्यादा कहीं आगे बात बढ़ेगी। मुझे लगता है कि एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस आप कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भारत और चीन जो है दोनों का एक ही मसला है, और वो इस वक्त अमेरिका है जो टैरिफ्स पे धमकियां दे रहे हैं। तो इस वजह से एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर चलेगी। नेचुरल अलायंस इस वक्त अभी तक भी मेरे ख्याल से भारत और अमेरिका की ही है, और मुझे लगता है कि भारत पूरी कोशिश करेगा कि अमेरिका के साथ अभी ये 28 को मेरे ख्याल से टैरिफ्स जो हैं भारत पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो उससे पहले मेरे ख्याल से पूरी कोशिश होगी भारत की कि वो अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर करे। एक और वजह चीन का कोई ख़ास किरदार इस खित्ते में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या चाइना और या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए
भी, क्योंकि अलीना मेरे ख्याल से चीन की एक बड़ी जनरली एक रिस्ट्रेंट पॉलिसी रही है, वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते मामलों में, कुछ हद तक होते हैं लेकिन उससे आगे नहीं जाते, एक गारंटोर के तौर पे सामने नहीं आते जिस तरह अमेरिका है। गारंटोर मतलब कि आप दो एक एग्रीमेंट कराएं और फिर आप दोनों साइड से कहें कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैंने नहीं देखा कि इस वक्त तक चीन का कोई इस किस्म का किरदार हुआ हो। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान भी जब बातचीत हुई तो सिर्फ बातचीत कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे चाइना ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन उससे आगे उनकी कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अभी ईरान इसराइल की भी जब जंग हुई तो चाइना की तरफ से बयानात तो बहुत आ रहे थे ईरान के हक़ में, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं हुए। अमेरिका दूसरी तरफ से इन्वॉल्व होता है, आपने देखा उन्होंने इसराइल के हक़ में बमबारी भी की ईरान पे। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान और भारत की अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्योंकि इतना लंबे अरसे से इतने मसले मसाइल हैं तो यहाँ पे एक गारंटोर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे किसी किस्म के सालिसी के लिए। लेकिन अगर हम बात सिर्फ ये करें कि इनिशिएटिव भी एटलीस्ट अगर चाइना ले ले, एजाज सैयद साहब, उससे मुतल्लिक क्या आपको लगता है कि चीन के एजेंडे पर भी इस वक्त ये है या कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के ऊपर भी आगे कोशिशें करना चाहता है कि पाकिस्तान भारत हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत खित्ते में मुख्तलिफ जो इख्तलाफात हैं उनको रिजॉल्व करवाए? मैं आम तौर पे मेरी बेनज़ीर के साथ कभी मेरा इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन आज बेनज़ीर के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ और एहतराम के साथ मेरा ये ख्याल है कि चाइना जो है, चाइना अपनी पॉलिसी बदल चुका है और इसकी मैं टाइमलाइन भी बताता हूँ और उसकी डिटेल्स भी बताता हूँ। अक्टूबर 2023 में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, जिनको चीन के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी तस्वर किया जा रहा है कि चीन के अंदर मोस्ट जो विजनरी लीडर जो आए हैं 2-3, उनमें एक शी जिनपिंग है। तो अक्टूबर 2023 में शी जिनपिंग ने एक डायरेक्टिव जारी किए थे अपनी गवर्नमेंट को और अपने लोगों को, और पर्टिकुलरली फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं उनकी अपनी जमात के लोगों को। और वो डायरेक्टिव्स क्या थे? 2 लफ्ज़ थे, पीसफुल नेबरहुड और कनेक्टिविटी विद नेबरहुड। 2023 से ऑनवर्ड ये जो चीन है वो खामोशी के साथ अपने नेबरहुड के ऊपर काम कर रहा है। आपको याद हो 2023 में चीन का और इंडिया का एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुआ था, चीनी फोर्सेस आगे आई थी, ये तकरीबन 2023 की बात है। उसके बाद से इंगेजमेंट्स जो है वो बड़ी हैं चीन की, और चीन ने आप अगर देखें तो रिसेंट दिनों में 2 बड़े ट्राइलैटरल्स कायम किए हैं। साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी ग्लोब की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ट्राइलैटरल कायम किया उन्होंने पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान। दूसरा ट्राइलैटर उन्होंने कायम किया है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा जो अभी चले गए हैं वापस पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके, ये जो वज़ीर ख़ारजा हैं इनके बड़े अहम हैं वांग जी इसलिए बड़े अहम है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदार भी हैं, पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं। और पोलिट ब्यूरो आपको पता है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वो फैसला साज एक फोरम है जो कि प्रेसिडेंट शी को एडवाइस करता है। तो इस दौरे से पहले वांग जी के पाकिस्तान दौरे से पहले अफ़गानिस्तान में थे वो, और अफ़गानिस्तान से पहले वो भारत में थे। और भारत में वांग जी की 3 अहम तरीन मुलाकातें हैं। वैसे तो और लोग भी मिले हैं लेकिन 3 अहम तरीन मुलाकातें। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वांग जी को अपने घर पे, अपनी जो रेजिडेंस है उसके ऊपर मिले और बड़ी लंबी डिटेल उनकी गपशप हुई है, बड़ी जिसे कहते हैं ना कि अनयूजुअल मीटिंग। दूसरी उनकी मुलाकात फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात अहम होती है, यानी कि जयशंकर से मुलाकात होना उनकी अहम बात है। चलें इसको तो हम अहम करते हैं, लेकिन जो अहम तरीन मुलाकात मैं ये कहूँगा वो उनकी अजीत डोवल से हुई है। और अजीत डोवल से किस मौजू के ऊपर मुलाकात हुई है? आप याद रखिए कि अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री इश्यूज़ हैं, उसके कमीशन के या उस सारे मामले के भी इंचार्ज हैं। और वो कश्मीर को भी देखते हैं और कश्मीर के साथ ही ये तिब्बत का मामला भी जुड़ा हुआ है, उसको भी देखते हैं। तो ये बड़ी अनयूजुअल मुलाकात हुई। और आप ये भी देख लें कि इस खित्ते में इस वक्त किन 2 मुल्कों की डिस्प्यूट है अमेरिका के साथ। अमेरिका
चीन को अपना कंपटीटर समझता है इस खिते में, साउथ एशिया में, और दूसरा अमेरिका आजकल इंडिया बैशिंग बड़ा कर रहा है। तो दो बंदे तो नेचुरल एलाय बन गए आपके, यानी कि चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए आपके। और अब हिंदुस्तान की ख्वाहिश क्या होगी कि जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं उनके बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके वो ट्वीट कर रहे हैं या उन्हें एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी ख्वाहिश क्या होगी? इनकी ख्वाहिश होगी कि साउथ एशिया में अगर हम चीन के साथ मिल जाएं तो अमली तौर पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो ख़त्म कर देंगे, वो कम कर सकते हैं खत्म। लेकिन एजाज यही नुक्ता है ना, क्या ये सिर्फ एक मौसमी इत्तेहाद है? क्या ये सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए थोड़ी कुर्बतें हैं, या फिर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ले सकती हैं? देखिए अलीना, एक बात तो वाजे है कि जो नेचुरल अलायंस है ना साउथ एशिया में, वो नेचुरल अलायंस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, ईरान और अफगानिस्तान का ये नेचुरल अलायंस है। इस खिते में रहते हैं मुल्क, ये आपस में ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि नेचुरल अलायंस है, क्योंकि हमने बिल्कुल जो हालात वाकयात रहे अभी तक इससे ऑपोजिट रहे हैं सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरल अलायंस है इनका। ये आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा। जिस तरह यूरोप एक वक्त में आपस में लड़ता रहा है और उन्हें आपस के नेचुरल अलायंस की रियलाइजेशन बाद में हुई। और आप देखिए कि आप यूरोप में जाते हैं तो एक मुल्क में उतरते हैं, बाकी सारा यूरोप आप गाड़ी में घूमते हैं, उनको रियलाइजेशन हुई ना, तो ये नेचुरल अलायंस है, ये फितरत ने ये करना है, आज करें या कल करें। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है मौसमी ज़रूरत भी है, भारत की वक्ती ज़रूरत भी है ये, ठीक है। इसमें अहम बात क्या है? अहम बात पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता रहा है कि हम हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या हिंदुस्तान ये बातचीत करने के लिए तैयार है? और पाकिस्तान, हिंदुस्तान कहता है कि सिर्फ हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम तमाम इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। एक लाइन और कि अभी आपको पता है SCO की मीटिंग होने जा रही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी आखिरी हफ्ते में जा रहे हैं, अभी अगस्त के आखिरी हफ्ते में जा रहे हैं चीन। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर होंगे। आल दो के आज अब से थोड़ी देर पहले मैं फॉरेन ऑफिस में ही था, तो शफकत अली खान साहब हैं एडिशनल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन भी, उनसे पूछा हमने कि जी क्या मुलाकात कोई हो रही है? उन्होंने कहा जी कोई मीटिंग नहीं हो रही। तो ये तो कह दिया, लेकिन इसमें एक और बात भी है कि चीन जो है वो बार बार पाकिस्तान को ये कहता आया है कि भारत के साथ तिजारत करें और भारत के साथ बातचीत करें, और चीन और भारत की तिजारत ऑलरेडी चल रही है। ठीक है जी। भट्टी साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जिस तरह एजाज साहब अभी कह रहे थे कि खित्ते के ममालिक के मसले मसाइल भी एक जैसे हैं, खित्ते के ममालिक का मुफाद भी एक ही चीज़ में होता है, तो एक नेचुरल अलायंस बन सकती है, लेकिन क्या ये रियलाइजेशन और ऑब्वियसली क्या चीन इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है कि इकट्ठा ले आए? मैडम शेख, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा कि क्या चीन पाक भारत ताल्लुकात या ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है या इख्तलाफात कम करा सकता है, और दूसरा ये जो खित्ता है और इस खित्ते में चीन का किरदार। पहली बात है मैडम शेख, ज़रा गौर कीजिएगा कि काबुल में 6 अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान, CPEC का दूसरा फेज़, नए इम्कानात, नए रास्ते, बदलता खित्ता, बदलती जोग्राफियाई पोजीशनें। मैडम शेख, बीजिंग, दिल्ली, इस्लामाबाद, इनडायरेक्ट एक होती ख्वाहिशें, और मैडम शेख ब्रिक्स, यूरोप, रूस, चीन, अमेरिका, टैरिफ जंगें, तिजारत रोले, करेंसी खेल, नई सोचें, नई ख्वाहिशें, ख़त्म होते पुराने ब्लॉक। अगर ख़त्म लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा सख्त है तो ख़ात्मे की तरफ जाते पुराने ब्लॉक और नए बनते ब्लॉक, ये आप ज़हन में रखिएगा। जहाँ तक दूसरा है, अब इसको लिंक करते हैं हम कि पाकिस्तान और चीन और भारत। मैं समझता हूँ मैडम शेख कि अगर चीन चाहे, अगर हालात ऐसे ही रहते हैं या इसी तरह ही कुछ अरसा चलते हैं, अगर मेरे बाबा जी ट्रंप साहब की नज़र नहीं पड़ती, इस ख़तरे को नहीं वो भांपते या वो कोई नया पत्ता नहीं फेंकते, तो चीन पाक भारत इख्तलाफात ख़त्म ना भी करवा सके, कम करवा सकता है, पाक भारत तल्लुकात में बेहतरी ला सकता है। क्यों? इसलिए कि अमेरिका भारत तल्लुकात ख़राब, भारत चीन से दोस्ती का ख़्वाह है,
चीन से हमारा रिश्ता पुराना है और गहरा है, और इस बदले मंजरनामे में चीन किरदार अदा कर सकता है। क्यों चीन पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है? इसलिए मैडम शेख कि चीन पहले दिन से हमें कह रहा है, चीन पहले दिन से इस बात का हामी है। कई बार हमारी पिछली इस्टेब्लिशमेंट कई बार ब्रीफिंग में बता चुकी थी, और हमारे उस वक़्त के वज़ीर आज़म साहब भी बता चुके थे, इमरान खान साहब, कि चीनी की आदत बार बार हमें कहती है कि आपको क्या ऐसा मसला है दोनों मुल्कों को कि आप क्यों नहीं तल्लुकात बेहतर करते, या कम अज़ कम इतने तल्लुकात बेहतर करें कि जो आपकी ज़रूरत की तिजारत है वो तो करें। और वो मिसाल देते थे हमारी क़यादत को कि अगर हम झगड़ों के बावजूद ताइवान और भारत से भी हमारे झगड़े हैं, ताइवान से भी मसले हैं, तो हम उनसे तिजारत कर सकते हैं, तो आप दोनों मुल्क आपस में क्यों तिजारत नहीं कर सकते? अच्छा, फिर क्यों चीन पाक भारत तल्लुकात में बेहतरी ला सकता है मैडम शेख? इसलिए कि चीन की भी ये ज़रूरत है। चीन की बड़ी ख्वाहिश है इस खित्ते में एक नया ब्लॉक बने, और वो डेफिनेटली कभी नहीं ये इस तरह ओपन कहेगा कि अमेरिका के खिलाफ बने, लेकिन उसका हदफ वही है। और इस खित्ते में चीन की बड़ी ख्वाहिश है कि अमेरिका और डॉलर के मुकाबले में एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए, एक ऐसी करेंसी सामने लाई जाए कि इस खित्ते में तिजारत हो और मईशत की पे सारे फोकस करें। और चीन अमेरिका से भारतीय मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट और इस खित्ते की मार्केट भी चाहता है। लिहाजा मैडम शेख, चीन पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी तो ला सकता है, लेकिन अब वक्त है, अब ये बड़ा वक्त है नरेंद्र मोदी साहब को और भारत को ये समझ लेना चाहिए कि इस ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस है, उसके बाद नई हकीकतें सामने आई हैं। ठीक है। अब भारत को यह समझ लेना चाहिए, आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, कि अब भारत को यह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा है, पाकिस्तान अपनी पॉलिसियां बदल रहा है, पाकिस्तान अच्छे तल्लुकात का ख़्वाह है। लिहाजा भारत को चाहिए कि नफ़रत, लड़ाइयाँ और प्रॉक्सीज़ वार और दहशतगर्दी छोड़कर 2.25 अरब की इंसानों की भलाई का सोचे। और चीन इस मामले में जो है वो किरदार अदा कर सकता है, और चीन को कन्वे सुना जा रहा है, वल्लाह आलम बिस्सवाब, के चीन को कन्वे भी किया जा चुका है कि आप अगर इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो करें। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। इसको भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि बाकी सबकी इतलात क्या हैं। बट भट्टी साहब ने जो आखिरी पॉइंट उठाया बड़ा दिलचस्प मज़ा साहब, भारत की पॉलिसी रही है कि वो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे कहीं पर भी सिफारती ताल्लुकात के अंदर। इवन जब अभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सारा का सारा मामला बन रहा था जंग बंदी का, उसके ऊपर भी उन्होंने अमेरिका से मुतल्लिक बड़ी सख्त पॉलिसी की। बट मज़ा साहब, क्या आपको लगता है इस मामले के अंदर भारत चीन की बात सुनेगा? क्योंकि भारत के डोमेस्टिकली तो फिर ये होगा कि वो देखें आपने चीन की बात सुन ली, चीन और पाकिस्तान तो एक है। देखिए, चीन अगर हम 70 और 80 की दहाई में देखें तो चीन जो आज चीन कर रहा है वो उस वक्त नहीं किया करता था। उस वक्त वो ज़्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने आप को इंगेज नहीं करता था। इस वक्त जो चीन प्रोएक्टिव पिछले चंद सालों में हमें नज़र आया है, और जिसका बहुत ही लैंडमार्क उसका जो अचीवमेंट है वो ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने का था, जो कि बिल्कुल एक वक्त में बिल्कुल लग रहा था कि कभी ये हो नहीं सकता, लेकिन उसने उनको बैठाया सामने। और आज हम सिचुएशन देखें तो माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं। बिल्कुल इसी तरह इस पूरे खित्ते में अब ये देखेंगे, बिल्कुल इससे मेरा ख्याल है 1-1.5 साल 2 साल पहले ये बिल्कुल भी कोई नहीं सोच रखता था कि चीन एक तरफ, चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान की सिचुएशन देखें, वहाँ जो हुकूमत है उसको देखें, पाकिस्तान को देखें और चीन। फिर इसी तरह चीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या चाह रहा है कि और कुछ नहीं हो कि ये जंग वाली सूरत हाल जो है ये बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पर आ जाए। और उसका असल हदफ क्या नज़र आता है? उसका हदफ बाकी चीज़ें आती हैं कि इस रीजन वगैरह में, लेकिन कितनी ह्यूज मार्केट मिलेगी चीन को, मैसिव मार्केट चीन को जो है वो नज़र आ रही है। इसीलिए वो सीपैक भी अफ़गानिस्तान तक ले जाना चाह रहा है। इसीलिए पूरा तो चीन की जो ओवरऑल जो इस वक्त इस रीजन में उसकी एफ़र्ट्स हैं, और ये जो एक बहुत प्रोएक्टिव इस वक्त रोल चीन का नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के हालिया जंग के बाद चीन ने ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है, क्योंकि इंडिया का नैरेटिव उस जंग के दौरान बिल्कुल ये बन गया था कि हम 2 महाज़ों पे लड़ रहे हैं, एक चीन के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। उसको उन्होंने इस हद तक वो किया कि वो चीन जो है, इंडिया भी गया। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है
वो कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हैं। इसी तरीके से तो काफ़ी हद तक सिचुएशन को पाकिस्तान इंडिया के हवाले से डिफ्यूज़ करने में तो चीन अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये अलबत्ता ये है कि इस चीज़ को हमें बहुत गौर से देखना चाहिए जो चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बनने जा रहे हैं और जो एक तरीके से कोऑपरेशन बनने जा रहा है जिसमें टेररिज्म को भी ख़त्म करना शामिल है, और उसमें ज़ाहिर है तालिबान की गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि चीन भी इससे मुतासर हुआ था। इस टेररिज्म की फ़ज़ा से चीन भी बहुत मुतासर हो चुका है। तो मेरा ख़्याल है चीन का ये जो रोल है इसको बहुत ही करीब से देखना चाहिए, बहुत ही माइन्यूटली देखना चाहिए, और सिर्फ यहीं के लोग नहीं, आप क्या समझ रही हैं, अमेरिका इस चीज़ को नहीं देख रहा। अमेरिका की नज़रें भी इन जो चीन का प्रोएक्टिव रोल है वो नज़र आ रहा है उसको। लेकिन अमेरिका का इस वक्त जो इंडिया के प्रॉब्लम सारी ये इस वक्त जो आ रही है, अगर इंडिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं होती तो चीज़ें बहुत आगे जा चुकी होती, बहुत बेहतरी सूरत हाल में बहुत बेहतरी आ चुकी होती, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में। अब इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो इस वक्त सूरत हाल है उनका पूरा नैरेटिव ही एंटी पाकिस्तान है। वो अगर पाकिस्तान से बातचीत और दोस्ती और इस तरफ जाएंगे तो उनके नैरेटिव का क्या होगा, मोदी के नैरेटिव का क्या होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ रही है वो अमेरिका के साथ फेस करनी पड़ रही है, और वो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है इंडियन लीडरशिप के अंदर भी शायद हो सकता है कि ये थी कि हमें अपनी थोड़ी सी पॉलिटिक्स को रिविज़िट करना चाहिए, चीज़ों को बेहतर बनाने की चाहिए। लेकिन चीन इस वक्त सबसे ज़्यादा इस पूरे रीजन में प्रोएक्टिव रोल नज़र आ रहा है, उसका प्रो पीस रोल नज़र आ रहा है, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के हवाले से उसकी कोशिशें हैं कि वॉर मॉन्गरिंग ख़त्म हो, टेररिज्म ख़त्म हो, एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो, और ये खिता, और इसलिए बांग्लादेश को भी इन्वॉल्व किया है, और ये खिता जो है प्रॉस्पर कर सके, उसमें चीन का इंटरेस्ट भी है और इस पूरे खत्ते का इंटरेस्ट भी है। ठीक है जी, सवालात और भी हैं मजीद, खासकर बेनज़ीर शाह साहिबा ये नहीं समझती कि चीन बहुत ज़्यादा कोई किरदार अदा कर सकता है। इसके ऊपर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। खित्ते के ममालिक के दरमियान इख्तलाफात दूर करने के लिए चीन क्या किरदार अदा कर सकता है, इसके ऊपर तजिया तबसरा हम करें। बेनज़ीर। अलीना, मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकती कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन मुझे एज सच नेचुरल अलायंस चीन और भारत के दरमियान तो अभी तक नज़र नहीं आती। जैसे मैंने कहा वो डायरेक्ट कंपटीशन में है इस खित्ते में। दूसरी बात यह है कि लेवरेज होना चाहिए अगर आप दो ममालिक के बीच में कोई ना कोई सालिसी करना चाह रहे हैं, और इस वक्त मेरी राय में तो सिर्फ अमेरिका का लेवरेज है, भारत पे भी और पाकिस्तान पे भी, और बहुत मुख्तलिफ वजूहात हैं उसकी। बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, भारत के लिए भी। माजी में हमने देखा कि जब इस किस्म की सालिसी का किरदार अदा किया अमेरिका ने तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस भी होते थे। अगर मुआहदा कोई तोड़ने की कोशिश करता था, सैंक्शंस की भी बात की जाती थी, टैरिफ्स की भी बात होती थी, ट्रेड की भी बात होती थी। तो चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है, और वो ज़्यादा भारत से ज़्यादा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है, जहाँ पे अभी एक सेकेंड फेज़ ऑफ सीपैक की भी बात की जा रही है, अफ़गानिस्तान में सीपैक लेके जाने की बात की जा रही है। फिर दोनों इन ममालिक को पाकिस्तान और लेवरेज वाली बात आपने राय में बहुत अहम की सिक्योरिटी है। लेंस की तरफ से देखता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी अलीना कि अभी तक मेरे पास कोई मिसाल नहीं है कि चीन जो है एक हद से आगे जाके इन्वॉल्व होता है किसी भी मुल्क में, किसी भी ममालिक के बीच में कोई भी सालिसी का किरदार अदा करने के लिए। वो एक हद तक ख्वाहिश ज़रूर होगी, उनकी कोशिश भी होगी बैक चैनल के दोनों ममालिक जो हैं बात करें, अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, लेकिन मैंने अभी तक कोई एक्टिव उनका रोल नहीं देखा कि वो बहुत कोई इन्वॉल्व हुए हों। ओके, एजाज मरसा भट्टी साहब कौन से जवाब? चीन और अमेरिका और रूस का फ़र्क क्या है? अमेरिका का इंटरेस्ट ममालिक में इतना होता है कि वो वहाँ की हुकूमतें तब्दील कर देते हैं। उनके जो कवर्ट ऑपरेशंस हैं, CIA हो, FBI हो, वहाँ ख़ास तौर पे CIA के जो ऑपरेशंस रहे हैं, तो अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आगे तक जाते हैं वो। इसी तरह एक ज़माने में KGB क्या था जी। चाइनीज़ का ऐसा कोई इस तरह का वो इन्वॉल्वमेंट कभी भी नहीं रहा कि वो किसी की हुकूमत को डिरेल कर दें, तब्दील कर दें। उनका प्योरली इंटरेस्ट जो है इकोनॉमिक उसमें रहा। पाकिस्तान के साथ उनकी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है, और आज से नहीं है, साल से है। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका को करीब लाने की भी कोशिश की थी 70s के अंदर।
तो जो चाइनीज़ जो डिप्लोमेसी है और चाइना का जो इंटरेस्ट होता है वो उस लेवल पे कभी भी नहीं गया जिस लेवल पे अमेरिका और रशिया। सर ये एक बात एग्जैक्टली एहसास कह रहे थे ना कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो पाकिस्तान के साथ है चीन का, वही इंडिया के साथ है, और अगर देखा जाए तो खित्ते के ममालिक का आपस में भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। एजाज साहब, ये लेवरेज की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चीन को क्या लेवरेज इंडिया के ऊपर कि वो वहाँ पर सालिसी के लिए इंडिया कोई बात मानेगा चीन की? देखिए, हिंदुस्तान के पास ऑप्शन देख लें, ऑप्शन क्या है हिंदुस्तान के पास। एक ऑप्शन थी हिंदुस्तान के पास, वो डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की मीटिंग से मोदी साहब को कॉल किया, मोदी साहब नहीं गए, और उसके बाद आप देख लें कि अमरीकी सदर और अमरीकी हुकूमत किस तरीके से हिंदुस्तान को ट्रीट कर रही है। तो क्या हिंदुस्तान के पास ऑप्शन है? हाँ, चीन की लिवरेज की बात कर रही है। देखिए, चीन और भारत के दरमियान सबसे बड़ी तिजारत हो रही है, सबसे बड़ी तिजारत हो रही है। सर, आप इस बात पे यकीन नहीं रखते कि, या आपको ये उम्मीद नहीं है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी? आपको लगता है कि सावर हो गए हैं बहुत ज़्यादा? नहीं, मैं तो देखिए डे 1 से ये बात कह रहा हूँ कि भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात में जो तलखी है ये लॉन्ग टर्म नहीं है। अल्टीमेटली तो भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात होंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो ब्रॉडर कैनवस देखिए आप, ब्रॉडर कैनवस ये है कि खित्ते तरक्की कर रहे हैं, और खित्ते उसी वक्त तरक्की कर रहे हैं जब उन खित्तों में मौजूद ममालिक बाहमी उनकी कुर्बत हो। तो अगर चीन तिजारत अमेरिका से करता है तो उसकी भी एक प्राइस है ना, लेकिन अगर भारत इस खित्ते में तिजारत करता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो जो बड़ा कैनवस है, एक लार्जर कैनवस है, उसमें भारत के लिए भी सबसे आइडियल बात ये है। ये हो सकेगा या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आइडियल बात सबके लिए यही है कि वो इस खित्ते में रहे। आइडियल के साथ प्रैक्टिकल बात भी करनी आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आगे क्या बनते हैं सर्कमस्टांसेस, उसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। आगे देखते हैं अब क्या इस सिलसिले में बैकडोर राब्ते इनिशिएटिव भी लिया जाता है या नहीं, और ख़ासकर अब जो SCO इजलास आने वाला है उसके ऊपर सबकी नज़रें होंगी इस सिलसिले में, फिर उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे। अभी इसको वाइंड अप करते हैं। बेनज़ीर शाह साहब इख्तलाफ कर रही हैं, वो नहीं समझती कि इतना इस वक्त गुंजाइश मौजूद है कि चीन कोई किरदार अदा कर सके, खासकर पाक भारत ताल्लुकात के सिलसिले में, लेकिन बाकी तज्जियाकार इससे इत्तफाक नहीं करते। वो समझते हैं कि बिल्कुल चीन किरदार अदा कर सकता है, बल्कि करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, फिर आप लोगों के सवाल। वेलकम बैक जी। आप लोगों ने जो सवाल भेजे तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। पहला सवाल बेनज़ीर से करते हैं। बेनज़ीर, कल ये खबर आई रात गए कि अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ को 2 साल बाद 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। सवाल ये हो रहा है कि इतने अरसे के बाद क्यों ये गिरफ़्तारी की गई? अलीना, ये एक और वाक़या है जो ज़ाहिर करता है कि रियासत जो है वो कितनी संजीदा है 9 मई के मामले पे, और किस तरह अपने ही मुकदमात को वो नुकसान पहुंचाते हैं। ये इमरान खान साहब के जो भांजे हैं इनको गिरफ़्तार किया जाता है, और फिर कहा जाता है कि 9 मई में ये मुलव्विस थे, शायद ये कोर कमांडर हाउस के बाहर थे उस दिन। लेकिन सब वही सवाल पूछ रहे हैं जो आप पूछ रही हैं कि 2-2.5 साल बाद आपको याद आया कि इनको गिरफ़्तार करें। ये लाहौर में रहते हैं और आम फिरते हैं, ऐसे कोई छुपे हुए भी नहीं थे कि आपको मिल नहीं रहे थे। और जो सबसे अजीब सी बात है लीना, कि जब BBC उर्दू ने लाहौर पुलिस से पूछा कि आपने इनको गिरफ़्तार किया है, आपकी हिरासत में है, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। राना सनाउल्लाह साहब से जब शाहजेब खानज़ादा ने रात को पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो लाहौर पुलिस से बात की है और ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अलीमा खान साहिबा को जो है वो खुद ही ये जो इल्ज़ाम लगा रही हैं उनको साबित करना पड़ेगा। तो देखें, ये जो शाहरेज़ साहब है, मैं इनको जानती नहीं हूँ, मेरी कोई इनसे जान पहचान नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आज बैठ के बात कर रही हूँ। इमरान खान साहब की सियासत के बारे में मेरा क्या राय है वो आप जानती हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है लीना। ये अब सबको नज़र आ रहा है कि एक बड़ा सीरियस वाक़या था 9 मई का, जिसको रियासत जो है वो इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी मकासद के लिए और अपना सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए। ऐसा लग रहा है कि अलीमा खान साहिबा पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार करके, क्योंकि एक तरह से वो फेस ऑफ द पार्टी हैं, उनका डायरेक्ट एक्सेस है इमरान खान साहब से। अब उनको फेस ऑफ द पार्टी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन इस किस्म के हालात जिसमें हुकूमत बिल्कुल खामोश है, आप सोचिए अलीना, ये पंजाब
के एक बहुत बड़े शहर लाहौर की बात हो रही है, जहाँ पे एक साबिक वजीर आजम की बहन के घर पे लोग जाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, बताते भी नहीं है किस वजह से गिरफ्तारी हो रही है। और अब एक कानून आ गया है जो 6-6 महीने तक आपको रख सकते हैं और आपको बताने की उनको ज़रूरत नहीं है कि आप पे इल्ज़ाम क्या है। तो आप सोचें कि हमारे मुल्क में या दूसरे सूबों में क्या होता होगा और कैसे ये चीज़ें होती होंगी। थैंक यू सो मच बेनज़ीर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि अपोजिशन जमातों ने कौमी डायलॉग के लिए महमूद खान अचकज़ई को इख्तियार दे दिया है। क्या महमूद खान तमाम जमातों को इकट्ठा कर पाएंगे? मैडम शेख्स, जमातें तो सारी इकट्ठी हैं महमूद खान अचकज़ई के अंडर। अभी जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, सर कौमी के लिए तो फिर हुकूमत और उनकी इत्तेहादियों को भी शामिल करना पड़ेगा ना? हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की बात कर रही हैं। अच्छा, आपने कहा अपोजिशन जमातें तो इकट्ठी हैं। जहाँ तक कौमी डायलॉग और हुकूमत की बात है तो ये मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। ना हुकूमत के पास कुछ है, ना ये हालात हैं, ना कोई डायलॉग होना है। अच्छा सर, महमूद साहब की बात हो रही है तो ये जो स्पीकर लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली के लिए उनकी नामजदगी हुई थी, इसके ऊपर क्या इख्तलाफ बना और क्यों फिर वापस लिए नामजदगी? ये पता नहीं मैडम शेख कहाँ से बात निकली थी, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद थीं। एक अली बुखारी साहब जो इस्लामाबाद के लॉयर हैं और जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, तो वो मिले थे। उनकी तरफ से तो कोई बात नहीं आई थी। पता नहीं पहले कोई तय हुआ था तो पहले ही तवक्को की जा रही थी या इबहाम था कि शायद ऐसा ना हो। लेकिन अभी ये भी नहीं है कि कोई वाज़े तौर पे ये कह दिया गया है कि ये यानी इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि इमरान खान साहब से राब्ता ही किसी का नहीं है। तो पता नहीं कि कहाँ से खबर आई थी और अब पता नहीं कहाँ से खबर आई है। अच्छा, अभी तो जो खबर आई है वो मेरा ख्याल है जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब से मंसूब की जा रही है, लेकिन खैर इतना तजाद है, देख लेते आगे। मज़हर अब्बास साहब की तरफ बढ़ते हैं। कराची का इशू, बारिशों का हम डिस्कस भी किया है हमने इस वीक बड़ा थरली। मज़हर साहब, ये कहा जा रहा है, जो एग्जैक्ट सवाल आया है मैं ज़रा आपको पढ़ के बता दूँ। ये यूट्यूब के ऊपर सवाल आया हुआ है तो हमारे पास ये फ़ोन में है। कहा जा रहा है मेयर कराची ने कहा है कि कराची में बारिश से सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का था, नाले चल रहे थे। सिंध वज़रा ने बारिश ज़्यादा होने, लोगों के छुट्टी देने के बावजूद घर से निकलने समेत दीगर वजूहात पेश की हैं। क्या जवाज़ पेश करना ये दुरुस्त है? देखिए, ये जो जवाज़ पेश किया जाता है और हम बहुत महदूद अंदाज में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, चाहे अपोजिशन हो या मेयर हो या वज़ीर आला हो। कराची का जो मसाइल हैं, जो बारिशों या सैलाबी सिचुएशन आती है, अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन आती है, वो उसका ताल्लुक़ सिर्फ नालों से नहीं है। सवाल ये है कि अंडरपास हैं, कहाँ अंडरपास से पानी निकाल दिया गया, पानी भरा क्यों अंडरपास में है। और आज की बात नहीं है, जब बहुत कम बारिश होती है तब भी अंडरपास में पानी भर जाता है, इसलिए कि जब अंडरपास बनाए ही गलत गए हैं, उसके अंदर कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं बनाया गया, तो फिर पानी तो भरेगा। और ये आप जितने अंडरपास उठा लें, तो हम बहुत ही महदूद अंदाज में जब ये इस पर बहस करते हैं तो गुफ्तगू करते हैं कि जी ये अब नाले हैं, जो नाले हैं वो नालों में पानी आ रहा है। लेकिन वो नालों का मैं क्या करूं कि अगर आप नर्सरी पे जाएं और नर्सरी के ऊपर जो एक फ्लाईओवर है, उसका एक पिलर जो है वो नालों के अंदर जा रहा है, मैं उसका क्या करूं कि एक यूनिवर्सिटी जो है क्लिफ्टन के ऊपर, वो नाले के ऊपर बनी हुई है। इन चीज़ों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता। चीज़ किसी एक गवर्नमेंट या दो गवर्नमेंट की नहीं है। मसला ये है कि जिस तरीके से ये सड़कें बनी थी, ये सड़कें टूटी कैसे एक बारिश के अंदर। इससे किसी से सवाल किया, आप तो अफसरान की तारीफ कर रहे थे कि अनथक मेहनत की, क्या ज़बरदस्त मेहनत की। ये जो सड़कें टूटी हैं, ये जो नालों की सूरत हाल बनी है, नाले उसमें हैं, और ये जो ट्रैफिक जैम की बात होती है, इसलिए कि आपने साइड रोड्स कभी अच्छी बनाई नहीं। आपने, ये तो एक वक्ती चीज़ होती है ना। लेकिन अगर आप चले जाएं, आप एक बंदर रोड को, जिसको कराची की एक ज़माने में कराची की लाइफ लाइन कहा जाता था, ज़रा बंदर रोड की सूरत हाल तो देख लें। सर वैसे इसके ऊपर तो तहकीक होनी चाहिए कि किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया, जो बेचारा कुछ ना कुछ करके इससे बारिश से बच गया, पानी से बच गया, वो खड्डे में आके बेचारे हादसात आप देखें ना, जो हादसात हुए हैं, जो लोग मरे हैं इस तरह, उसका जिम्मेदार मैं किसको ठहराऊं? बारिश का पानी, जो सड़क 1 महीने पहले बनी हो, वो सड़क अगर उसमें गड़ा पड़ जाए तो किसी को सस्पेंड किया गया, किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये हम बिल्कुल एक, और अपोजिशन सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग जी इसके, उसमें टाउन नाजिम का क्या रोल रहा है, टाउन्स का क्या रोल रहा है।
तो मेरा ख्याल है हम जिस डिबेट में पड़ जाते हैं उस डिबेट से हम कभी मसले को हल नहीं कर पाएंगे। यही होता रहेगा, एक बारिश आएगी, जो वक्त के हुक्मरान होंगे उन पे तनकीद होगी और वो अपना दिफा गलत अंदाज में करते रहेंगे। फिर जब अपोजिशन का कोई आएगा तो आज की जो हुकूमत है वो उन पे तनकीद। इस इशू को एड्रेस करें, वही साइकिल है, घूमे जा रहे हैं। बिल्कुल सही, इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात है फिर वही, अब हमने देखा है एक और बारिश होगी, फिर एक और यही हम लेके मुद्दा बैठे होंगे। थैंक यू सो मच मदद साहब फॉर हाईलाइटिंग दिस। आगे बढ़ते हैं जी। आज़ाद सैयद साहब, आपके लिए सवाल आया है। प्यूटन ने यूक्रेन से मुतालबा किया है कि सूबा डॉनबास छोड़ दें, नेटो में शामिल ना हो और मगरबी अफवाज को भी कबूल ना करें। क्या यूक्रेन इन शराइत को मानकर जंग ख़त्म करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में ये यूक्रेन की कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा और मेरा नहीं ख्याल कि यूक्रेन के सदर ऐसा कभी करेंगे। और यूक्रेन के सदर का जब अमेरिका की तरफ से मुतालबा आया था तो बाद में आज ही गालबन एक इब्तदाई बयान भी आया था कि वो इस मुतालबे को नहीं मानते और ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। तो मेरे ख्याल में अगर वो इस मुतालबे को मान लेते हैं तो कीव तक के लिए सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी इशू बन जाएगी। यूक्रेन के लिए यूक्रेन की प्रायोरिटी क्या है? यूक्रेन की प्रायोरिटी ये है कि रूस जंग बंदी का ऐलान करे और एक इंडिपेंडेंट गारंटर को गारंटी दे और साथ ही साथ इस बात की भी यकीन दहानी कराए कि वो कोई जंग नहीं करेगा और फिर बैठ के ये बातचीत करें। तो ये उनकी प्रायोरिटी है। एजाज साहब, आपकी तवक्कुआत क्या हैं अमेरिका की पॉलिसी से? क्या ये हो जाएगा काम? देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो चाहते हैं कि ये काम हो जाए। Absolutely. मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप के ममालिक और ख़ुद यूक्रेन ये चाहता है कि हम ऐसी शराइत को मानकर ये सीज़ फायर करें जो कि सारी की सारी रशिया के हक़ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हो गया है, तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।